इक्वलिटी की हम बात करते हैं, समानता की हम बात करते हैं। दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर हमारे बच्चों के लिए रहने के लिए स्थान नहीं, छात्रावास नहीं, आश्रम नहीं, और जब बजट आता है उस पर इसकी चर्चा होती है और लास्ट में वो बजट या तो सरेंडर होगा या कन्वर्जन होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन का जो विषय है, इसके बारे में हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अम्बेडकर जी ने जैसा कहा है, शिक्षित बनो, शिक्षित रहो, संघर्ष, ये संघर्ष हमारे लिए हमको करना पड़ेगा। अगर 51% सरकार का शेयर है, मंत्रालय का शेयर है, तो उस पर रिजर्वेशन जैसे बाकी डिपार्टमेंट के अंदर या हमारे पीएससी के अंदर है, उसको लागू करना चाहिए। हम इस पे हमारा प्रेशर है कि आप लोगों के सहयोग से अगर हमने देश में कुछ विषयों को अगर आना है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के बारे में हमको ये संघर्ष, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मैंने अनुभव किया इससे कमेटी के माध्यम से, वैसे लगातार मैं इस विषय में चिंता पूरे कमेटी के सामने हम लोग करते हैं। एक तो इनकम का जो सीलिंग है, इसको लेकर के हमारे ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, इसको लेकर आप सबके जानकारी में होना चाहिए कि जो सरकार ने ये जो अभी तक का जो इतिहास है, हमारे जितने भी ऐसे एससी एसटी के जो बच्चे हैं या हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम एक तरफ पे डेवलपमेंट की बात करें तो उसको पॉपुलेशन को आधार बनाया है, उसका भी 50% सीलिंग किया है, एससी में भी किया है, एसटी में भी किया है। अब आप इसका व्यवहारिक पक्ष देखिए, जिन क्षेत्रों में हम निवास करते हैं, अगर हम किसी विलेज को उसका मापदंड मानते हैं, उसके पॉपुलेशन को हम, जैसे हमारे जनगणना होती है, कई तरह के सर्वे होते हैं, अगर उस आधार पर उसको देखेंगे तो आप सबको ध्यान में आएगा कि हमारी आबादी पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों के अंदर, प्रदेशों के अंदर, टाउन के अंदर, अर्बन और रूरल, आप उसका आधार क्या मान सकते हैं। परंतु जब भी इस प्रकार के निर्णय हुए तो ये हम सबके लिए हमारे विकास से जोड़ने वाली बात हम करते हैं, तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई है, संकट है। ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे बातचीत होती है तो आधार यही मानते हैं कि साहब हमारे क्या कर सकते हैं, ये सरकार की नीति है। मैंने अभी दोनों सेक्रेटरी, हमारे एससी जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, एसटी का डिपार्टमेंट है, मैंने दोनों सेक्रेटरी से बुला करके, एक तो इससे प्लान के बारे में, उसको रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई आप देखिए, हम लोग जिन गांवों में, जिन क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो उसको हम आधार बनाते हैं। ये जो सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी को हम चेंज कर सकते हैं। हमने इस पे सजेशन, 2 बैठकें हमारी हुई, मैंने सरकार को, विभागों को कहा है। दूसरा, इनकम, इसको भी हमने कहा है कि भाई जो 2.5 लाख के जो लिंग आपने दिया है, जैसे ओबीसी का है, उनका शायद 8 किया है। आखिर में बच्चे वही है, समाज वही है। ठीक है, कैटेगरी एससी का अलग है, एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है, पर ये जो है आखिर बच्चे वही हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। उनके इनकम को अगर आप देखेंगे, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, परंतु मैंने इसके बारे में भी बातचीत हमने शुरू किया है और अपने तरफ से इसको रिकमेंडेशन भी हम करने वाले हैं। पिछले समय प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे और हमने कहा कि इसका आधार आप देखिए कि वही बच्चे, और एक तरफ हम अगर संविधान की भाषा में कहेंगे, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के ऊपर बात करेंगे,
तो हमारे SC और ST के कोई भी बच्चे हो, हम उनकी निःशुल्क शिक्षा की हम बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। और जब दूसरी तरफ इस लिंग का विषय आता है तो फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं ये अवरोध पैदा होता है। इसको लेकर के बातचीत हमने की है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके बारे में हम विचार करेंगे, सरकार को सुझाव देंगे, रिकमेंडेशन जो हम करने वाले हैं इसको आधार बना करके कि भाई क्वालिटी की हम बात करते हैं, समानता की हम बात करते हैं, कम से कम एजुकेशन में ये तो नहीं होना चाहिए। ये जो इनकम का ये आधार बनाया है और इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे संज्ञान में आए हैं, जो ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं। एक स्कॉलरशिप का आया, ये बात सही है कि हमारे सुदेव जी ने कहा कि ये जो 60-40 का जो स्कॉलरशिप है ये हमारे राज्यों का 40%, केंद्र का 60%। हम इसमें भी अध्ययन कर रहे हैं। जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कभी बैठक में चर्चा करते हैं तो विषय यही आता है कि केंद्र की ओर से ये अनुदान मिलना चाहिए, फिर उसमें मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार देगी। तो ये एक प्रकार का ये बहाना है। मैंने बहुत जगह अधिकारियों को कहा है, सारे चीफ सेक्रेटरी जहाँ जहाँ जिन राज्यों में जाना होता है तो उनके चीफ सेक्रेटरी को बुला करके बात करना। और इस विषय में अभी मैंने दिल्ली के भी चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, यहाँ के सोशल जस्टिस से जो सेक्रेटरी है उनको भी बुलाया, उनसे भी बातचीत हमने किया। तो उनका आधार यही है कि हमारे पास मैंने जिसके बारे में मैंने कहा कि ये जो हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, स्टाइपेंड के बारे में, अब यहाँ आप देखिए दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर हमारे बच्चों के लिए रहने के लिए स्थान नहीं, छात्रावास नहीं, आश्रम नहीं। और जब बजट आता है उस पर इसकी चर्चा होती है और लास्ट में वो बजट या तो सरेंडर होगा या कन्वर्जन होगा किसी अन्य क्षेत्र में। अब इस परंपरा को भी मैं रोकने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ भी इस प्रकार की स्थिति बनी है या हमारे संज्ञान में आया है, मैं उसको बराबर बातचीत करता हूँ कि इसमें हमने सुझाव सरकार के लिए दिया है कि इसको ये जो सरेंडर करने वाली बात आती है, फिर नए बजट आएगा, जब हमारा बजट का जितना बैलेंस है उसको हम कंटिन्यू करें, हमारा एलोकेशन हो उसी क्षेत्र में हो जिसके लिए ये प्रावधान किए गए हैं, उसमें जितना हम इंक्रीज कर सकते हैं वो होना चाहिए। और ये आधार बनाते हैं हमारे अधिकारी लोग कि भाई हमारा ये बजट है, ये खर्च नहीं हुआ इसलिए हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ये आप देखिए इसमें इस प्रकार के विषय आते हैं, अखबारों में भी छपते हैं। तो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और मैं जो मेरे संज्ञान में या इस प्रकार के विषय जहाँ भी इस प्रकार के कोई डिस्कशन में विषय आते हैं तो उन पे जरूर विचार करना, उन सुझावों पर, और सरकार के सामने संबंधित राज्य सरकारों को भी, उनके मंत्रालयों को, विभागों को, केंद्र सरकार के सभी ऐसे मंत्रालय हैं, विशेष तौर से हमारे SC ST के, सोशल जस्टिस और ट्राइबल, इसके बारे में अभी हमने आगे थोड़ा प्रयास किए। एक जरूर है, प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन का जो विषय है इसके बारे में हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अंबेडकर जी ने जैसा कहा है कि हम शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये संघर्ष हमारे लिए हमको करना पड़ेगा। जब तक इसके लिए प्रेशर नहीं बनेगा, मैंने अभी कहा है हमारे
अलग अलग प्लेटफार्म के हमारे साथियों को मैंने कहा, देखिए हम अपने लिए, अपने दाल रोटी के लिए तो बहुत संघर्ष करते हैं, पर समाज के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। तो भाई आज हम हैं, अगर किसी सरकारी दफ्तर में हैं तो कल रिटायर होंगे, पेंशन आ जाएगी, परंतु जो नई पीढ़ी है उसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा। और उससे अगर हमारा आज देखिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन भी हमारा एक मुद्दा है, हमने इस पे भी लोगों का मत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले समय इसका रिकमेंडेशन भी किया था, परंतु उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन सरकार को कोई कारगर उस पर निर्णय करना चाहिए। बहुत पहले मैंने इसको भिजवाया था। इस साल फिर हमने इस चर्चा को अलग अलग प्लेटफार्मों में हम बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का आशय यह है कि इसके लिए हमको संघर्ष इसलिए करना पड़ेगा कि सरकार पर ये हमको कानूनी तौर से, क्योंकि आज जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो धीरे धीरे रिटायरमेंट के बाद समाप्त होते जा रहे हैं। आज जितने भी भारत सरकार के या राज्य सरकारों के अंदर जो पीएससी है, उनके अंदर भी देखिए बहुत से हमारे सब्सिडरीज है, उनके पास भी देखिए कि अगर किसी कंपनी के पास जो भी भारत सरकार का उपक्रम है वहाँ रिजर्वेशन के बारे में बातचीत करते हैं, परंतु सब्सिडरी के अंदर रिजर्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा उसकी अभी नीचे तक जो डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट के अंदर, तो सरकार की एक नीति है कि हमारा 51% अगर शेयर है तो उस पर रिजर्वेशन की व्यवस्था होना चाहिए। इसके बारे में भी मैं कहूँगा सुखदेव जी से कि थोड़ा ज़रूर इसकी चिंता करें, क्योंकि आज धीरे धीरे जितने हमारे सब्सिडरीज हैं उनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कहीं है नहीं। तो हमारा ये कहना है, हमारा इनिशिएटिव्स है कि अगर 51% सरकार का शेयर है, मंत्रालय का शेयर है, तो उस पर रिजर्वेशन जैसे बाकी डिपार्टमेंट के अंदर या हमारे पीएससी के अंदर है उसको लागू करना चाहिए। हम इस पे हमारा प्रेशर है, इस पे हम जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे ये सारे एक्सरसाइज के बाद हम इस पे भी लागू कराएंगे, क्योंकि संविधान में जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप आज अलग अलग प्रकार के, आप जानते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जितने भी पीएससी है जो काम कर रहे हैं, जैसे सीएसआर के अंदर भी ये विषय रहता है कि उनके अपने परिवार के या उस संस्था का एक और सब्सिडी बनाते हैं, उस पर ही सारा ग्रांट वो मैनेज करते रहते हैं और उसमें से जो उनको उपयुक्त लगता है उस पर से वो उसका इन्वेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था है। अलग अलग क्षेत्रों में हमको ध्यान में आया है कि इस प्रकार के काम आज उन क्षेत्रों में हो रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ये जरूरी है। और एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे, अभी हमने देश का ये पहला एक कॉन्फ्रेंस हमने किया अभी भुवनेश्वर में पिछले 29-30 को। हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब दोनों दिन थे, हमारे राज्यसभा के उपसभापति हरिनारायण जी थे, उड़ीसा गवर्नमेंट के वहाँ के मुख्यमंत्री, सारे मिनिस्टर्स, डिप्टी सीएम और गवर्नर। तो एक विषय उस पर हमने ओपन डिस्कशन हमने रखा था, रिजर्वेशन हो, हमारे स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, जितने हमारे SC ST के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको लेकर, और एक दूसरा एक विषय और उसमें से निकल कर के आया कि अब जैसे कमीशन है, हमने सारे देश भर के जो कमीशन हैं राज्यों के अंदर, उन कमेटियों को हमने बुलाया, ख़ास तौर से विधानसभाओं के अंदर। उनको ये पता होना चाहिए कि जो काम केंद्र सरकार या पार्लियामेंट की जो कमेटी है ST SC की,
इस कमेटी का जो कार्यक्षेत्र है, सरकार को सुझाव देना, रिकमेंडेशन करना और सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। तो एक प्रकार का पॉलिसी मेकर ये राज्यों के अंदर अभी नहीं है, ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। तो राज्यों के अंदर भी इसके बारे में मैंने कहा है उस दिन डिस्कशन में इस विषय को, और हमने स्पीकर साहब से भी आग्रह किया, हमारे डिप्टी उपसभापति जी से, कि भाई ये जो स्थितियाँ हैं ये राज्यों के अंदर, आप जानते हो कि जो भी सरकारें हो, किसी पार्टी की हो, राज्य सरकारें कैसे चलती हैं आप समझ सकते हैं। हमारे लोगों के बारे में क्या उनकी धारणा है वो भी आप जानते हो। पर जब तक उनके सामने ये प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, आज ये जो लोकतंत्र में अगर कोई डरता है तो आम जनता से, क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारी आज आबादी देश की 25% है, इस जनगणना में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे जाएगा, 17-18% एससी का जा सकता है, 8.5 से 9% एसटी का जा सकता है, तो कुल मिलाकर के ये 26-27 के आसपास जा सकता है। माने देश की टोटल जो आबादी उसका 1/4 हिस्सा हमारे पास है। अगर ये 1/4 हिस्सा ये सारे विषयों को, हम किसी के खिलाफ में नहीं, हम इस संविधान के दायरे में रह करके हम इन विषयों को सार्वजनिक तौर से बातचीत करना, अपनी बात को सामने रखना, उसका प्रस्तुतिकरण ठीक हो। मुझे लगता है कि हम ये कुछ बिंदु हमने सिलेक्ट करें जिनको लेकर के सार्वजनिक तौर से इस प्रकार के हमको संघर्ष करना, जो हमको डॉक्टर साहब ने कहा, तो उसका एक रास्ता निकलेगा। मैंने अलग अलग संगठनों से मैंने बातचीत शुरू किया है, और इसलिए जब तक इसके बारे में हम विचार नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। देखिए, हम अपने लिए कर सकते हैं पर समाज के लिए नहीं कर पाते। अपना कोई ग्रीवेंसेस रोका है तो हम उसके बारे में सुनते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान भी करते हैं, उनको रिलीफ भी देते हैं। तो ये तो सामान्य तौर से बार बार उसके लिए कोर्ट है, कमीशन है, हमारे पास भी लोग आते हैं। तो ये 2-3 प्लेटफार्म हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है उसके खिलाफ में अगर कोई निर्णय होता है तो उसके लिए हम इन प्लेटफार्म के अंदर जा सकते हैं और उस पर हमको सफलता भी मिलती है, बहुत सारे लोग जाते हैं। परंतु एक बात जरूर है कि अगर कोर्ट का कोई डायरेक्शन है, देखिए एक बात है, हमारे जुडिशली से भी मैंने बातचीत किया है, जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे मेरी बराबर बातचीत होती है कि अगर कोई माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया, उसको ठीक प्रकार के परिभाषित करना, वो डायरेक्ट निर्णय नहीं करता, वो डायरेक्शन देता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कि ये संबंधित मंत्रालय, ये विभाग, ये विचार इस पे करे। अब विचार कैसा होता है ये आप जानते हो, और ये चलते रहते हैं मामले। कोई क्लियर कट सेक्शन ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। ये हमारे सामने बहुत कठिनाई है, और इसके लिए देखिए मैंने कुछ चीज़ों को अनुभव किया है। जुडिशली में भी बातचीत हम करते हैं। कल हम तमिलनाडु हाई कोर्ट में थे, वहाँ के चीफ जस्टिस मिस्टर श्रीवास्तव लोगों से भी, डिपार्टमेंट के लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो ऐसे कई विषय ध्यान में आते हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे संज्ञान में है ऐसे विषय। हम माननीय न्यायालय का अवमानना नहीं करते, उनके खिलाफ में हमारी कोई आवाज़ नहीं, परंतु जो वास्तविकता है, जैसे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं बोगस सर्टिफिकेट आते हैं, इस नाम से नौकरी करते हैं रिजर्वेशन के नाम पर। मैंने कल कहा, अब आप देखिए एक कंपनी के अंदर
2627 लोग उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, पेंशनधारी 13,000 लोग हैं। तो मैंने कहा ये अजीब तरह के ये जो फिगर है, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि या तो इनका निस्तारण नहीं हुआ, केवल पेंशन में नाम आया है, पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे भी मामले आते हैं। तो कई बार हम बैठक में देखते हैं ऐसी चीज़ों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इस प्रकार के विषय आते हैं और उन पे ध्यान देने की बात है। मैं ये जरूर है, इसके बारे में अभी नॉट फाउंड सुटेबल एक विषय आया था। अभी हमारे उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक विषय निकल के आया है। HRD जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे, ये बार बार हमने उनको भी कहा कि हमारे लोगों को या उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार, एफिशिएंसी का विषय आता है। तो एक बात उन्होंने कहा कि अब ये जो शब्द है, इस शब्द का उपयोग नहीं होगा, नॉट फॉर सुटेबल। केवल एक ही उत्तर होता है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि अब इस प्रकार के जो विषय आते हैं, ये तभी उसका रास्ता निकलता है जब उस पर बार बार चर्चा होती है। मैंने विश्वविद्यालयों के अंदर भी उनके वाइस चांसलरों को भी मैंने अभी एक क्रम शुरू किया है कि सारे देश भर के विश्वविद्यालयों को, उनके वाइस चांसलर को, उनको बुलाना, समूह के रूप में बातचीत करना, ये हमने प्रारंभ किया है। कुछ जगह फिजिकली जाना भी। टेक्निकली आप देखेंगे ये हमारे जो ITI है, IIIT आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लोगों की संख्या कम है। और इस पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये अभी बहुत कम देखने में आया है। मैं दिल्ली का उदाहरण दे सकता हूँ। अभी हमने उस दिन बैठक हमको कैंसिल करना पड़ा। हम उनको बुला करके बात करेंगे एक दिन अलग से। तो ऐसी भी कठिनाई आती है कि ना तो उनके पास कोई संवैधानिक दृष्टि से उसका कोई आंसर है, ना वो जवाब देने की स्थिति में रहते, और इसीलिए इस प्रकार की स्थिति बनती है कि उसके बारे में उनकी चिंता, खासतौर से रिजर्वेशन के बारे में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, चाहे बच्चों का ही हो। अब आप देखिए दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर बच्चों का जितना परसेंट यहाँ जो एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन होते हैं, परंतु उसको फिलअप नहीं किया जाता। जो हमारे आज 15% है, 7.5%, 2-4-10 बच्चे एडमिशन दे दिए, हो गया काम। यही सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर मैंने देखा है, वो भी मेरे ध्यान में आया। इसलिए मैं जो हमने प्रयास शुरू किए हैं, मैं वही बता रहा हूँ। इसलिए आज कोई भाषण का विषय नहीं है, परंतु जो वास्तविकता है, खासतौर से हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी पर, हमारे एजुकेशन पर, हमारे स्पेशल कंपोनेंट प्लान पे, तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे ध्यान में आया है और इसलिए इनको लेकर के हम पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से अगर हमने देश में कुछ विषयों को अगर आना है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के बारे में हमको ये संघर्ष, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाकी का तो जो संविधान के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर वो हम कर सकते हैं। उसके लिए बार बार एक्सरसाइज करना, बुलाना लोगों को, तो वो समाधान कारक हो सकता है। परंतु जितना हमारा जो परसेंटेज होना चाहिए, जैसे A में, B में, C में, और आजकल तो C और D एक ही हो गया है, पर A, B के अंदर हमारे लोग कम हैं। ये C और D को मिलाकर के हमारा परसेंटेज हाई भी हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि देखिए हमने इतना कर दिया। पर ये कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो वो एक कठिनाई है, उसमें हम अभी पीछे हैं। हमारा ये प्रयास है कि इसको पूरा करना चाहिए, चाहे वो कितने वर्षों से हमारा कोई बैकलॉग का कोई पद है, उस बैकलॉग को बैकलॉग से ही भरना चाहिए। कई बार ये स्थिति बनती है, मैंने कहा कि टेबल लोग हमारे सक्षम नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है।
तो ये जरूर है, इसके बारे में हमने प्रयास करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि आपको ध्यान होगा, मैं जब 14 में चेयरमैन था, भारत में पहली बार हमारा SC ST का जो सेक्रेटरी बनना प्रारंभ हुआ वो मेरे रिकमेंडेशन के कारण हुआ देश में। बहुत अखबारों ने छापा। अभी हायर एजुकेशन का पिछले महीने में एक आर्टिकल भी छपा था। तो मैं ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं करता कि कितने लड़ेंगे। मैं 8 बार लोकसभा लड़ लिया, 1 बार विधानसभा लड़ लिया। हमारे देखते देखते मेंबर पार्लियामेंट बस 2-4 छोड़ के सब नीचे है। तो हमने संविधान को भी देखा है, पार्लियामेंट को भी देखा है, लोगों को भी देखा है। देखिए, भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं हमारे लोग, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, परंतु काम जब करने की बात आती है, अध्ययन, जैसे शिक्षित बन गए, पढ़ लिए, हमारा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, टेक्निकल साइड से हम आगे बढ़ गए, तो कहने का मतलब ये है कि केवल इतना पढ़ना अकेले नहीं। ये जो क्वालिफिकेशन का जो विषय आता है, बहुत बार जैसे हमने MA कर लिया, अब आजकल टीचर्स बनना है तो M.Ed चाहिए, B.Ed चाहिए, DCA, ये आपको करना पड़ेगा। फिर हर राज्यों के अंदर पात्रता परीक्षा होती है, वो पास करना पड़ेगा। आपके पास 2, 3, 4 डिग्री है, उस डिग्री से आपका काम चलेगा नहीं। आपको उस पात्रता परीक्षा में पास करना पड़ेगा, तब आप शिक्षक बन सकते हैं। तो सरकारों की जो अलग अलग नीतियां बनी हैं, उसमें हम कहाँ फिट बनते हैं, ये एक सोचने का विषय है। यही आपके प्रोफेसर, मैं मध्य प्रदेश में 48 साल प्रोफेसर नहीं हुए, 48 ईयर्स। जब ये मेरे पास ये विषय आया, वो भी कहीं से आप जैसे लोगों से बातचीत करने में, तो मेरे ध्यान में आया कि मध्य प्रदेश में वाइस चांसलर कोई बनता नहीं, क्या कारण है। तो मैंने बाहर से जो लोग आते हैं, चाहे हमारे यूपी के हो, महाराष्ट्र से हो, बहुत बार दिल्ली से लोग जाते हैं, बाहर के लोग जाते हैं, जाकर वाइस चांसलर मध्य प्रदेश के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें बनते। तो मेरे दिमाग में ये विषय आया कि आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने कुछ हमारे विशेषज्ञ लोगों से भी पूछा, तो क्या मध्य प्रदेश में कोई प्रोफेसर ही नहीं है। अब प्रोफेसर का मतलब ये है कि जैसे एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो वो उसका क्वालिफिकेशन नहीं। जब तक कंफर्म प्रोफेसर नहीं होगा और उसका 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वाइस चांसलर बन नहीं सकता। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड मैंने डिपार्टमेंट से निकलवाया, तब मैंने देखा कि 48 ईयर से कोई प्रोफेसर लोगों को प्रमोशन ही नहीं दिया गया। फिर इसके बाद प्रमोशन काम शुरू हुआ। अब ये काम मेरा नहीं है, परंतु मन में कभी कभी कष्ट होता है, हम देखते हैं, और इसलिए इस प्रकार के विषयों पे कई बार बातचीत करते हैं तो ध्यान में आता है कि वास्तव में ये चीज़ें अभी बहुत कमी है। और इसको लेकर के हमारे जो विशेष योग्यता रखने वाले जो लोग हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे टेक्निकल साइड में हैं, मेडिकल साइड में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है कि हम अपने लिए तो करते हैं, समाज के लिए करें। और मैं सुझाव भी देता हूं, जहां भी हो आप ऐसे बहुत अच्छा, हमारे प्रोफेसर साहब ने ये आपके अम्बेडकर जी नेशनल एसोसिएशन इंजीनियर्स का ये जो आज ने प्रकाशित किया है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी के लिए उसको अध्ययन करने लायक। मैं ज़रूर इसके बारे में कहूँगा कि ऐसे ही विशेषज्ञ लोगों की ज़रूरत है आज, कि ये जो टेक्निकल मामले हैं, संवैधानिक दृष्टि से प्रमोशन के मामले, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, स्कॉलरशिप में, आप ज़रूर मुझे बताएंगे तो मैं उसमें से जो अच्छा हम प्रयास कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पर इस दिशा में हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इसको जानते हैं, भावनाएं, हम भावना को कहाँ प्रकट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, परंतु जब काम करने का समय आता है, उस समय हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए मैं हमारे साथियों को कहता हूं कि भैया देखिए,
हमको संघर्ष जो भी करना पड़े, सोचना पड़े, विचार करना पड़े। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, जितने प्रोफेसरों को देखा है, जब कोई अगर किसी इतिहास के बारे में लिखना है, किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है, अभी डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में कितने लोग लिखते पढ़ते हैं? हम ही लोग हैं, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं उसको कि ये हमारे समाज का है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। उसमें भी हम 2-4 लोग हैं जो इसके बारे में चिंता करते हैं। पूरे समाज को इस बारे में जानना चाहिए। ऐसे कई महापुरुष हैं, परंतु उसके बारे में अध्ययन नहीं। मैं बहुत से यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों को भी देखा है, किसी विषय में अगर उनको थीसिस वगैरह करना है तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में उसकी वास्तविकता को, सच्चाई को, इतिहास को जानने का प्रयास नहीं करते। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि वास्तव में जितना हम जैसे फिलॉसफी है उसको जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, भारत के संविधान को जानते हैं, पर उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बाबा साहब ने क्यों आखिर में इतना, आप जानते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूं सार्वजनिक तौर से, अगर शायद उस समय नेहरू जी को पता होता कि ये स्वर्ग में थे तो ये संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं बनता। ये बुद्धिमत्ता के कारण हुआ, विद्वान होने के कारण बना, क्योंकि उनके पास कोई विद्वान नहीं, यही एक ऐसा व्यक्ति था, इसके कारण संविधान सभा के अध्यक्ष बने। बाद में उसके इतिहास के बारे में देखेंगे तो कई तरह के विषय आते हैं, लोगों ने कैसा व्यवहार किया, ये सब आते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।